हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अमित शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को इस प्यारी प्यारी शाम की सादर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक शाम 5 बजे यूपी टेट और सुपर टेट की मैथ्स के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो है क्रमागत रूप से कंप्लीट मैथ के टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें सभी चैप्टर से शामिल होते हैं। एक ही टेस्ट में हर चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा साथियों, अगर आपको बेसिक बैच पढ़ना है, मैथ्स का चैप्टर वाइज दोस्तों बैच पढ़ना है, तो आप वन डे एग्जाम स्टडी की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, मैंने उनको पिछले 4 महीनों में पढ़ाया है। चैप्टर वाइज बेहतरीन डेरिवेशन के साथ बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया है। और उसके बाद जिसको अभी फिर से दोबारा लाइव अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो दोस्तों नवरात्र के इस अवसर पर एक 0 टू हीरो बैच स्टार्ट किया गया है, जिसको दोस्तों धुरीना ऐप पे स्टार्ट किया गया है। DHURINA प्ले स्टोर पे टाइप करना है, एक ऐप खुलकर आएगा और उसमें आपको यूपी एग्जाम से सिलेक्ट करना है, ऐसे लिखना है प्ले स्टोर पे। रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद यूपी एग्जाम सिलेक्ट करना है। यूपी एग्जाम में स्क्रॉल करेंगे टीचरों की लिस्ट में, आप हमें भी वहां पे पाएंगे। उसी बैच को आपको बाई करना है, उसमें आपको यूपी टेट और सुपर टेट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम फीस में मिलेगा दोस्तों। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों कंप्लीट मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की बैच की। आज दोस्तों जो मैथ का कंप्लीट टेस्ट है, उसका सबसे पहला और सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? मेरे प्यारे भाइयों, एक बार कोई वैल्यू 10% बढ़ गई, एक बार कोई वैल्यू 20% बढ़ गई। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था, याद करो। दोनों को जोड़ दो भैया, 20 10 30, दोनों का गुणा कर दो, 20 दहम 200, दो अंक पर दशमलव लगा दो, लगा दिया, 2 बन गया। क्लियर है? अब भैया फिर से जोड़ दो तो कितना आ गया दोस्तों, 30 2 32% की वृद्धि। कितनी आ गई? 32% की वृद्धि। तो कुछ बच्चे बोले कैसे कर दिया, हाँ वो भी बताते हैं। फार्मूला हमने क्या लगाया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों दो वैल्यू हैं, दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई हो गया 30 हो गया, दोनों का गुणा कर दो, x इंटू वाई हो गया 20 दाम 200 हो गया। किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पे 2 अंक पे दशमलव लगता है, ठीक है ना। तो भैया ये बन गया 2, ये लगा है प्लस 30 2 32 हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। फटाफट कमेंट करते रहे, यस या नो। आओ, कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 70% लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थियों, बच्चे याद रखो हमेशा टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100%। कह रहा कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत भैया, 70% कौन है, लड़कियां हैं। दोस्तों कितना रह गया, जो रह गया वही तो लड़के हैं। भैया कितने परसेंट रह गए, देखो 100 में से अगर 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 30% में कितनी रह गई, 30 ही तो रह गई। तो भैया क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या प्रतिशत में, दोस्तों यहां ध्यान देना, लड़कों की संख्या प्रतिशत में कितनी रह गई। देखो भैया क्या कह रहा है, 510। बोलो बात समझ में आई? कह रहा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल मेरे भाई कितने अभी माने थे, 100 माने थे। यार ये जो 510 है वो किसकी वैल्यू आ गई, वो 30% की वैल्यू है। तो अगर आप इसमें 30 से भाग दोगे और बच्चे 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा कुल विद्यार्थी। क्लियर? 30 से भाग देने पे 1%। हल करो दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 17 तिया 51, 17 गुणे 100 कितना आ गया, 1700। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई भाई, 1700। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर डाउट हो तो जल्दी जल्दी से बता दो, अगर डाउट हो तो भाई बोलो, आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में क्या कहता है,
एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर, देखो हिंदी इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंट है? हिंदी। 1200 रुपए में उसने क्या काम किया? 1200 रुपए में उसने बैल को बेचा है। क्या किया बच्चे? 1200 रुपए में बेचा है। अब यह क्या हो गया? 1200 उसका विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है? हमने जितने में खरीदा सॉरी सॉरी हमने जितने में खरीदा है, ठीक है, प्लस हमने उस पर जितना लाभ हानि लिया है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा होता है। अब तुमने 1200 में बेचा तो क्या कह रहा है कि 200 रुपए का आपको लाभ हुआ है। तो यार 1200 में से हमारा लाभ कितना है भैया? इस 1200 में से हमारा लाभ कितना है? हमारा लाभ तो 200 है। तो दोस्तों अगर मैं अपना लाभ निकाल दूं, लाभ कब होता है? जब वैल्यू क्रय मूल्य से ऊपर चली गई। तो अगर मैं अपना लाभ निकाल दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1000, यानी कि क्रय मूल्य। क्लियर है? कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चे लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ हमेशा किस पर गणना होती है? लाभ कितना है? 200 है। अब लाभ की गणना हमेशा किस पर होती है दोस्तों? क्रय मूल्य पे। तो अगर प्रतिशत बनाना है तो अपॉन में क्या लिखना होगा? क्रय मूल्य। अब ये बन गई भिन्न, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए गुणे 100। वैसे तो तुम्हें ओरल याद है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/5, 5 में से कितना गुणे 100 कर दो, 20%। कितना होता है? 20%। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। कह रहा यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बच्चे जितने में खरीदा और जितने में बेचा, क्रय मूल्य कितना दिया है? 5 के अनुपात में, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 6 के अनुपात में। जरा देखना साथियों, खरीदा हमने कितने में है? 5 में। हमने बेचा कितने में है? 6 में। यही तो लिखा है, हमने खरीदा 5 में, हमने बेचा 6 में। बच्चे हमको क्या हुआ? हमको लाभ हुआ। हमने खरीदा क्रय मूल्य का अनुपात 5, विक्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 6। हमने खरीदा 5 में, हमने बेचा 6 में। हमको बच्चे कितने का लाभ हो गया? हमको लाभ हो गया 1 का। अब लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पे होती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है? 5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ है। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/5 की वैल्यू 20% होती है। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं और ये लोगों से गलत भी होते हैं। अगर आपको हिंदी गलती से थोड़ी भी आपने गड़बड़ पढ़ी, क्या लिखा है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ। देखो जैसे मैं कहूं टेबल पर किताब, तो पहले टेबल होगी, पहले आई होगी टेबल, फिर वो नीचे होगी, उसके ऊपर किताब होगी। उसी तरीके कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20%। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताओ 20% कितना होता है? 1/5। ये भिन्न है। अब भिन्न में हमने जैसे ही आई कहीं भिन्न, हमने तुमको क्या सिखाया? कौन बटे किसका। लिखा किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय मूल्य पर। तो दोस्तों ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। कौन है? लाभ। दोस्तों कोई चीज हमने कितने में खरीदी? 5 में। कितने लाभ हुआ? 1 का। भैया जब 5 में खरीदी 1 का लाभ, तो हम कितने में बेचेंगे? खरीद के लाए 5 में, 1 लाभ कमाना, कितने में बेचेंगे? 6 में। अब क्या कर रहा है? तो विक्रय मूल्य पर अगर मैं गणना करूं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो भैया विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 में खरीदा, 1 का लाभ, 6 हो गया विक्रय मूल्य। अब जो लाभ है हमारा वो कितना है? 1 का। अब इस 1 के लाभ की गणना किस पर कह रहा है करने को? विक्रय मूल्य पे। दोस्तों तो ये विक्रय मूल्य कितना है हमारा? विक्रय मूल्य है हमारा 6। तो भैया 1/6 गुणे 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3। क्या बात समझ में आ गई? यस या नो? बोलो बच्चे। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सब आज ये यूपी टेट का एग्जाम आ रहा है, तो यूपी टेट स्पेशल है आज।
ठीक है ना। यदि 5:8 बराबर, यहां देख लो बहुत ध्यान से, इसको बड़ा कर देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां ऐसे आ जाओ, कह रहा है 5:8 बराबर 150:x। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि ये 2 की वैल्यू 2 के बराबर दी है, इसका बराबर का मतलब यहाँ पे समानुपात भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसका मतलब हमेशा इसका फार्मूला क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यानी कि 5 का गुणा x में करने से वही वैल्यू आएगी जो 8 का गुणा 150 में करने से आएगी। अब देखना जरा दोस्तों, क्या लिखोगे, 8 गुणे 150। अब इसके बराबर में क्या लिखोगे, x गुणे 5। तुम्हें तो वैल्यू चाहिए x की, तो 5 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो x गुणे 5 था, x गुणे 5 था, 5 नीचे आ गया। हल करो भाई, 5 तिया 15, 30 आ गया, 8 त्रिका 24, कितना आ गया, 240 आ गया। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240। याद रखना क्या, अंतः पदों का, इसका ये दोनों अंदर साइड है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर हमेशा वह पदों का गुणनफल। क्या आप लोगों को उम्मीद है मेरी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। आओ दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कह रहा है किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों सरल ब्याज का हिंदी मीनिंग होता है साधारण ब्याज की दर से। जब आप बात करोगे साधारण ब्याज की, तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, मतलब हर साल बराबर ब्याज मिलता है। और दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, दर गुणे समय। अगर मैं दर और समय का मल्टीप्लाई करा दूं तो हमेशा साधारण ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रतिशत। कह रहा है कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा, गुना। यानी कि हमने जितना दिया वो दोस्तों क्या कहलाएगा, मूलधन। सॉरी, वो दोस्तों क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मूलधन। अब मूलधन हमेशा 100%। कह रहा हो जाएगा, हमने दिया 100, जब हमको मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो साथियों कहलाएगा मिश्रधन। दिया 100, 2 गुना होके मिलेगा, यानी कि दोस्तों क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। दिया 100, मिलेगा 200। अब मेरे भाई जितना ज्यादा मिलेगा, देखो 2 गुना का मतलब 100 का डबल 200 मिलेगा। साथियों जितना ज्यादा मिलेगा वही तो ब्याज है, जितना ज्यादा मिलेगा वही तो ब्याज है। अब मेरे भाइयों ये 100 ज्यादा मिला, अब ये क्या है, ये ब्याज ही तो है। अब ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है दर और गुणे समय से। अब तुमसे वो क्या कह रहा है कि हमने 20 साल में 100 ब्याज कमाया। भाई 100 था 200 हो गया, 20 साल में 100 ज्यादा मिला। तो 20 साल में अगर हमने 100 ब्याज कमाया तो एक साल में कितना, 20 पंचे 100। एक साल में दोस्तों कितने परसेंट लेते होंगे हम ब्याज, एक साल में 5%। कोई डाउट दोस्तों, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोपाल ने कृष्ण से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक। दोस्तों जो पैसा मूलधन से ज्यादा देते हैं, तो मूलधन लिया है जितना उतना तो देना ही पड़ेगा ना, जितना लिया है उतना तो देना ही पड़ेगा। मगर जो एक्स्ट्रा देते हैं वो दोस्तों उसका नाम ही क्या होता है, उसी का नाम ब्याज होता है। क्लियर है। क्या कह रहा है, 1440 अधिक भुगतान किया, इसका मतलब दोस्तों ब्याज कितना रहा होगा, 1440। और कितने साल में 1440, 3 वर्ष में। क्लियर है। एक वर्ष में वार्षिक दर पूछी तो पहले तो ये पता करो कि एक साल में ब्याज मिला कितना। दोस्तों 1440 रुपया मिला है 3 साल में, एक साल में कितना मिलेगा भैया, 3 चको 12, 2 बचा 3 अट्ठे 24। एक साल में 480 रुपया ब्याज मिलेगा। एक साल में 480 रुपया ब्याज मिलेगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि 480 एक साल में ब्याज मिलेगा, तो भैया ब्याज मिलता किस पर? एक दर पूछी है एक साल की, तो एक साल का ब्याज आ गया, अकेले उसको प्रतिशत में बदलना है। यानी 480 किस पर मिला होगा मेरे भाइयों? ये मिला होगा 8000 पर। ये किस पर मिला होगा? ये 8000 पर मिला होगा। प्रतिशत के लिए 100, 0 0 0 0, 0 से ये कट गया, 8 छंग 48। दोस्तों कितने परसेंट है? ये 6% है। कितने परसेंट है? ये 6% है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आ जाओ बच्चों, जब भिन्नों को जोड़ना है तो मैंने ये आपको बातें बहुत बार सिखाई हैं। क्या? देखना, अगर कहीं इतने सारे अलग अलग हर दिए हैं, 30 दिया, 12 दिया, 20 दिया, 6 दिया, यहाँ 30 के आगे जो है आगे और 42 होगा, और बड़ी भिन्न और बड़ी भिन्न, कहां तक गई? यन तक गई। यन का मतलब अनंत तक चली गई। भिन्नों का योग जब करना होता है साथियों, जब भी हमें भिन्नें जोड़नी होती हैं तो हमें ये सिखाया गया कि हमें हरों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जब हम हर बराबर कर लेंगे तभी तो हम अंश जोड़ पाएंगे। मगर यहाँ पे कितने सारे हरों का एलसीएम ले लोगे? नहीं पॉसिबल। तब दोस्तों हमने तुमको एक जुगाड़ सिखाई थी कि जो पहली भिन्न हो आप उसके हर के फैक्टर करो, क्या आ जाएंगे? 1 गुणे 2, प्लस दूसरी भिन्न करो, क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3, प्लस तीसरी भिन्न करो 1/12, क्या लिखा हो जाएगा? 3 गुणे 4। और ऐसे ही तो आगे क्रम में डॉट डॉट का मतलब क्या है? इसी क्रमानुसार। बच्चे देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 2 से 3, 3 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसी क्रम में आगे चलते चले आ रहे, 1 2 2 3 3 4 4 5 होगा। ठीक है ना? दोस्तों जैसा ही हमको मिली सीरीज, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? सीरीज। अब भिन्न वाला फ्रैक्शन पार्ट उठा के देखना जिसने नहीं पढ़ा। अब जो लोग आज अभी नए आए हैं उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप फ्रैक्शन भिन्नों का योग सर्च करिए, आपको देखिए मिलेगा। और वहां पे जैसे ही आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि भैया पहले का तो पहला उठाना है, 1/1 हो गया, अंश में एक ही रहेगा, यहां कुछ भी लिखा हो 1/1। अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों? माइनस करना है। और लास्ट में देखो, अब ये लास्ट में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1/n है, फिर ब्रैकेट है, तो मतलब क्या हुआ? n गुणे n+1। ये दूसरा, ये लास्ट पद है, ये पहला है, ये लास्ट है। दोस्तों पहले वाले का पहला पद माइनस लास्ट वाले का लास्ट पद। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ये तो बच्चे एक ही बन गया, इसको हल करो, एक ही आ गया। n+1 एकम n+1 -1, क्या लिखोगे? n+1, ये वाला -1 अपॉन n+1, यही तो आएगा। चलो बच्चे ये देखो, माइनस और प्लस ये खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया? n/n+1, n/n+1। ये सब मैंने खूब पढ़ाया है, ये सब मैंने खूब पढ़ाया है, जल्दी से नोट करो। ये स्क्रीनशॉट वाले बच्चे स्क्रीनशॉट मत लो, नोट करो, तब आएगा। क्या लिखा है? a/b बराबर 4/3। इसका मतलब क्या है? जहां जहां a है वहां वहां 4 है, b के बराबर 3 दिया, जहां जहां b है वहां वहां 3 है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 3 × a, देखो 3a का मतलब 3 × a प्लस 2 × b बटे 3 × a माइनस 2 × b। जहां जहां a वहां वहां 4 लिखो भैया। 3 गुणे 4 यानी कि 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे, जहां जहां b वहां वहां 3, इसी तरीके 3 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3। क्लियर है दोस्तों? 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 6। 12 और 6 जुड़ के कितना हो गया? 18 बटे ये 4 3 12 आ गया और ये 3 दूनी 6 आ गया। 12 से 6 निकल गया, क्या आ गया? 6 आ गया। दोस्तों हल करो, 6 3 18, कितना आया? 3। 6 3 18, कितना आया? 3। बोलो मेरे भाइयों बात समझ में आई या नहीं आई? 6 3 18, कितना आ गया?
3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। पक्का? तो बच्चे ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है और यही आपको करनी होंगी, तभी आप जंग जीत पाओगे। एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को लिखते हैं और जैसा लिखा अगर आप वैसा ही लिख के हल कर देते हैं, आंसर देखना कितना आसान है। कह रहा है ए है, एक काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। दोस्तों ये समय है, क्लियर है। और बी उसे 20 दिनों में कर देता है। बी कितने दिनों में दोस्तों? बी 20 दिन में, यदि वे दोनों 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो पहले तो ये देखो काम है कितना। दोस्तों सबसे पहला काम एलसीएम, क्लियर है? क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम हमेशा क्या शो करता है मेरे बच्चे? एलसीएम शो करता है टोटल वर्क, तो ये रेशियो में आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है? 18 दहम 180, दुनिया में 18, 20 नवैया 180। यानी कि जब ए बनाई, ये क्या आ गया? एक दिन में किया गया काम, वर्क पर डे। जब एक दिन में ए 10 कुर्सी बनाएगा तभी तो 18 दिन में 180 बना पाएगा। 18 दहम 180। बी जब एक दिन में 9 बनाएगा तभी तो 20 दिन में 180 बना पाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पे क्या आ जाएगा? कह रहा है वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। तो भैया ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं? 19। तो भैया 4 दिनों में कितना करेंगे? 19 चौको 76। ये काम हो गया। ये काम क्या है? हो गया। कह रहा है तो शेष बचा कार्य कितना बच गया भैया? कुल कितना था? 180 था, कितना हो गया? 76 हो गया। तो भैया शेष कितना रह गया? शेष मतलब हिस्सा, ऊपर लिखते हैं अंश में। 180 से अगर आप 76 घटा देते हो दोस्तों कितना रह जाएगा? 104। कह रहा पूरे काम का कितना हिस्सा है? तो ये हिस्सा हो गया, नीचे टोटल वैल्यू, टोटल काम 180। बोलो भाइयों बात क्लियर? हल कर दो, किससे कटेगा? तो बच्चे यहां पे जरा ध्यान देना, 4 से काट ले, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24। ठीक है, यहां काटो 4 से, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 26/45। 45 अनुपात कुल काम था, उसमें से 26 अनुपात कुल काम रह गया। उसमें से 26 अनुपात कुल काम रह गया। बात क्लियर? आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत। मैंने कई बार बताया, जब भी कहीं अगर सीरीज लगातार लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्तों? लगातार लिखा हो तो बेहद आसान हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही तुमने कहा लगातार तो आधी अलग कर लो, आधी अलग कर लो, बीच वाली संख्या हमेशा, लगातार का मतलब क्रम में लिखा है, तो जो मिडिल में होगा वही माध्य होगा, वही औसत होगा, वही माध्य होगा, वही औसत होगा। तो दोस्तों औसत कितना है? 26। तो तुम यहां आंख बंद करके बीच में क्या लिख लो? 26। अब क्या कह रहा है? लगातार है तो 26 से पहले छोटा चाहिए ना। 26 से पहले क्या आया होगा? 25। उससे पहले क्या आया होगा? 24। उससे पहले क्या आया होगा? 23। बताओ, कहीं कहीं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले क्या आया होगा? 23। क्या दोस्तों बातें समझ में आ रही हैं? आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह क्वेश्चन पिछली बार सुपर टेट में भी आया, यूपी टेट में भी आया। इस वैरायटी से ये अभी तक के यूपी टेट और सुपर टेट के इतिहास में 6 बार इस वैरायटी से प्रश्न आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कोई धनराशि, देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर गुना होना अलग कहानी है और साधारण ब्याज पर गुना होना अलग कहानी है। और बच्चे इसमें अंतर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसको ऐसे ही लिख लो जैसा लिखा है, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है? कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? दोस्तों 8 गुना का मतलब क्या है? इसके फॉर्मेट में हमें वैल्यू लिखनी। देखो 4 साल में 2 गुना,
अब ये कितने बार दो दो गुना हो रहा है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 साल में सिर्फ 2 गुना, फिर 4 साल में 2 गुना, फिर 4 साल में 2 गुना। तो दोस्तों 4 4 8 4 12, क्लियर है। तो टोटल कितने साल लगने वाले हैं दोस्तों, टोटल 12 साल लगने वाले हैं। बात समझ में आ गई। हम लोग मैथ की भाषा में करते कैसे हैं, इसको बेस बनाया, अब 2 की पावर कितनी लिख दें जो 8, तो देखो 1 2 3 हो गया, पावर का मल्टीप्लाई पुराने टाइम में, 3 चौको 12 वर्ष। बोलो बात समझ में आ गई। समझाने का ये तरीका था कि 4 साल में 2 गुना हो रहा है, ए भी 4 साल में 2 गुना, ए भी 4 साल में 2 गुना। कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट हो तो बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर 12 वर्ष आ जाएगा। बच्चा कह रहा है आंसर भी तो टिक कर दो। चलो भैया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। जैसे उसने कहा कि भैया अभाज्य संख्या कौन सी है, जब चारों विकल्पों पे पढ़ा तो हमको पता है 91 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है, और वो होती है 97। जैसे ही हमको एक ऑप्शन मिल गया, बाकी बात ये सब अपने आप खत्म हो गए। आंसर दोस्तों क्या आ गया, 97। बोलो भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है, सरल बहुत है। अबे भाई सरल ना हो तो कठिन तो दिक्कत है, कठिन ना हो तो दिक्कत है। हर प्रकार की यूपी टेट के लिए बनाया है पेपर, हर प्रकार के क्वेश्चन हैं। आओ दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं। हमें निकालना है इकाई का अंक। देखो जब भी साथियों में इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब हमने तुमको क्या सिखाया था, कहीं 2 है इकाई में, 3 है, 7 है और 8 है। अगर 2 3 7 8 है, क्या है, अगर 2 3 7 8 है, ठीक है, तो हमेशा याद रखो 2 3 7 8 में, 2 3 7 8 में हमेशा क्या होगा, याद रखना 2 3 7 8 में हमेशा क्या होगा कि हम पावर में 4 से भाग देते हैं। बच्चे हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही पावर लिखते हैं। अब जब 4 से भाग देना है तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों में देते हैं। 13 चौको 52, शेष कितना आ गया, 1, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7 की पावर 1 इंटू, यहां पे इकाई का अंक क्या है, 1। अब 1 में पावर कुछ भी लिखी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता, देखो ए भी अपनी टीम में है, क्या 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, पावर कुछ भी हो इकाई का अंक वही रहता है, तो यहाँ 1 ही रहेगा। बच्चे 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा इंटू 1, 7 एकम 7, इकाई का अंक वापस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इकाई का अंक वापस क्या आ जाएगा, 7। ऐसा नहीं कि गणित सरल है, अब आपको धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप उस चीज को पहचानिए। आप गणित लगा रहे हो, आपको आंसर इसीलिए आ रहे हैं बच्चे, आप लगाना सीख गए हो, ठीक है ना। आ जाओ मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। देखो यहां पे कोई संख्या रही होगी, हमको नहीं पता, इसमें मैंने अगर 36 से भाग दिया तो शेष क्या रह गया, 19 रह गया। क्या रह गया, 19 रह गया। यार यदि उसी संख्या को 12 से भाग दें, इससे नया क्वेश्चन है, 12 से भाग दे तब शेष क्या रह जाएगा, ये पूछा है। तो कभी भी अगर एक बार दिया है दूसरे बार में पूछे और संख्या वही है जो यहां पर है, वही संख्या यहां पर है, तो हमेशा याद रखो पहले तो ये चेक करो कि हल होगा या नहीं होगा। पहले क्या चेक करोगे कि हल होगा या नहीं होगा। तो चेक कैसे किया जाता है, नए वाले भाजक से पुराने वाले भाजक में भाग देते हैं, नए वाले भाजक से पुराने वाले भाजक में भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब तो हल होगा। कहने का मतलब नया भाजक पुराने भाजक का गुणनखंड होना चाहिए। तो देखो भैया 12 तिया 36, अरे भाई ये तो पूरा पूरा कट रहा है, हमको बस ये अभी पता चला कि हल होगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा, सही है क्वेश्चन। 12 तिया 36, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं, नए भाजक से पुराने शेषफल में भाग देते हैं।
नए भाजक से पुराने शेषफल में भाग देते हैं तो 12 एकम 12, शेष कितना रह गया? शेष कितना रह गया? 12 और 7 19। शेष कितना रह गया? 12 और 7 19। तो दोस्तों कितना शेष आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कितना शेष आ गया? 7। पक्का? चलो आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस समय आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है। बच्चे जैसे ही उसने बात की मासा की, तुम्हारे दिमाग में चित्र घूम गया कि मासा कहां लिखते हो? मासा यहां लिखते हो, मासा यहां लिखते हो। यहां कोई दो संख्याएं, अब मासा कितना है? 4। 4 से इसमें भाग दिया, कितने बार गया? 3 बार। 4 से इसमें भाग दिया, कितने बार गया? 4। ये 3 4 कहां से आए? देखो लिखा है, दे रखा है 3:4। अनुपात यही तो लिखते हैं, भाग जाने के बाद जिस जो कटे ना वही तो अनुपात होता है। खूब हमने पढ़ाया कौन सी चीज कहां लिखते हैं। अगर मैं कह दूं उनका लासा क्या है तो दोस्तों हमेशा एलसीएम क्या होता है बताओ भैया? खूब बताया, एचसीएफ गुणे अनुपात वाली संख्याएं यानी कि सहअभाज्य 3 गुणे 4। तो बच्चे एलसीएफ गुणे सहअभाज्य, यही इसी को सहअभाज्य भी कहते हैं, इसी को सहअभाज्य। क्लियर है? तो एचसीएफ गुणे सहअभाज्य। पक्का? दोस्तों एचसीएफ कितना? 4, सहअभाज्य कितनी? 3 गुणे 4। हल करो, 4 × 12 चौको 48। तो दोस्तों एलसीएम कितना रहा होगा? एलसीएम 48 रहा होगा। उम्मीद है बातें दोस्तों समझ में आई होंगी, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आइए आज अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है यदि किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। दोस्तों हमने जैसे ही देखी कि आयताकार है, ऊपरी सतह का परिमाप, दोस्तों परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, 1 2 3 4। अगर मैं सिर्फ दो भुजाओं का योग करूं, ये क्या है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई करूं तो ये चारों भुजाओं का योग है जिसमें 2 ये बराबर 2 ये आमने सामने बराबर। ये क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 ही तो होगा। बोलो यस या नो? चारों भुजाओं का योग 28 तो दो भुजाओं का योग कितना? 14। उसका क्षेत्रफल, अब बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना दिया है? 48। तो क्या कह रहा है? कोई दो ऐसी संख्याएं यल और बी हैं जो जोड़ने पर तो 14 हो रही हैं मगर गुणा करने पे कितनी हो रही हैं? 48। जोड़ने पर तो 14 हो रही हैं मगर गुणा करने पे कितनी हो रही हैं? 48। तो कह रहा है तो भैया संख्याएं पहले पता करो। क्या पता करो? संख्याएं। दोस्तों बताओ भैया, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 + 6 14 होता है। 8 छंग 48 तो दोस्तों 8 × 6 48 होता है। यानी कि यहां से हमको ये पता चल गया कि जो हमारी लंबाई है, ध्यान से बात को सुनना, जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ गई? 8। और जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी आ गई? 6। अब देखना भैया, ये परिमाप को यहां लिख दो। परिमाप कितना था? 28। कह रहा है कणवत लंबाई बताओ। बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। ये पूछ रहा आपसे बच्चे, क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? और समकोण त्रिभुज की हमने ट्रिपलेट तुमको नहीं लिखाई, 6 8, तो ये कितना होगा? 10 मीटर। ये 6 मीटर, ये 8 मीटर, तो ये कितना होगा? 10 मीटर। तो बात अच्छे से समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपने अभी तक ऐप पे क्लास नहीं ली है और आपको अगर मैथ्स चाहिए तो उसमें ज्यादा सोचिए विचारिए नहीं, प्ले स्टोर पे जाइए, DHURINA, दोस्तों DHURINA, प्ले स्टोर पे सर्च में टाइप करो, ऐप आ जाएगा।
ऐप को इंस्टॉल करो, अपने आप को उसमें रजिस्टर करो, नाम मांगेगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और उसके बाद दोस्तों उसका मेरा बैच सर्च कर लो और वहां पे आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना। बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है ना। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट पेपर के साथ। बाय।